नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली चार्ट शो में। और आर्ट के चार्टबाज, मैंने नया नाम सोचा है सरवीन के लिए, चार्टबाज। सरवीन श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ेंगे। और पिछले हफ्ते, पिछले से पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते से मार्केट अपनी रेंज तोड़ नहीं पा रहा है। और वो डायलॉग जो उनका बहुत ट्रोल कर रहे थे आप लोग, वो नानी याद आ रही बार बार। 23,800 तोड़ने, पहले 24,300 तोड़ने में दिक्कत आ रही थी, अब 23,800 तोड़ने में दिक्कत आ रही है। इस हफ्ते भी उसने कम से कम 2 बार ट्राई किया, नहीं टूट पाया। ऑन ए सीरियस नोट, क्यों नहीं टूट पा रहा है? क्या रीजन है? क्यों इतना ज्यादा प्रेशर मार्केट पे है? और ऐसा भी नहीं कि बहुत नीचे जा रहा हो, वो नीचे भी नहीं जा रहा है। हर दिन कोशिश करता है और एक रेंज के अंदर वो टिक जाता है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे किसी भी साइड का दरवाजा खुल सकता है। तो क्या दिक्कत है, चार्ट क्या कह रहा है, इस पे बातचीत करेंगे। और कई और सेक्टोरल चार्ट पे बातचीत करेंगे जहां पे बहुत अच्छे प्रदर्शन भी हुए हैं। तो सबसे पहले सरवेन जी का स्वागत किया जाएगा। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गर्मी की छुट्टियां चल ही रही सब जगह, तो लोग जी नानी जी के पास पहुंच ही गए। तो अब याद क्यों आएगी नानी? जब तो नानी घर में ही रह रहे हैं तो याद क्यों आ रही है? नहीं नहीं, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, थॉट यही है कि जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ तकिया कलाम, तो ये है हमारे बड़ों का कभी तकिया कलाम था, वो सब क्या है जबान पे चढ़ जाता है, तो वो उसी और बोला भावना के साथ ही था। तो द होल आइडिया की जो सुनील पाल का एक डायलॉग है ना कि आप थोड़ा भावनाओं को समझें। लोग क्या होता है हम्म। ना, पेड़ गिनने में लगे रहते हैं। आम हम्म। खाइए ना, आम आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। तो दैट्स द थॉट कि जिस अगर आपने पकड़ ली ना, सार अगर आपने पकड़ लिया, तो आप समझ लेंगे कि भाई कैसे बाजार चलता है। तो यस, जैसे आपने बोला कि भई धीमे-धीमे वो नानी का घर पास आता जा रहा है, बेयर्स और अंदर-अंदर घुसते जा रहे हैं। नानी का घर बेसिकली दूर होता जा रहा है बुल्स के लिए। और कहाँ आप 2 6 हफ्ते आपने 24,500 24,600 का ब्रेकआउट नहीं कर पाए आप। वो जो पीस डील वाला हाई था 24,600 वाला, उसका आप ब्रेकआउट नहीं कर पाए। उसके बाद फिर वो खिसक-खिसक के अभी वो बाउंड्री 23,800 का जो ब्रेकडाउन किया आपने 1 हफ्ते हम्म। पहले, अब आप पूरा हफ्ता आप देखिए, पाँचों के पाँचों दिन आप वहाँ गए और पाँचों के पाँचों दिन इंट्राडे में आपने वहाँ पे स्ट्रगल किया, वहाँ से सेलिंग आती रही, आती रही, आती रही। फिर वो ठीक है, गिफ्ट निफ्टी शाम को थोड़ा ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। बट ब्रॉडली निफ्टी की क्लोजिंग में आप देखेंगे कि भई फिर ढकेल दिया। 23,800 से भी हम्म। बुल्स अब बेयर्स अभी ढकेल रहे हैं। तो बेयर्स का कंट्रोल थोड़ा बढ़ता जा रहा है टिल प्रूवन अदरवाइज। अब बुल्स का चैलेंज कितना बढ़ गया है देखिए। अब उनको पहले तो खाली 24,500 600 का ब्रेकआउट करवाना था। 6 हफ्ते पहले करवा लेते तो बॉल कुड हैव बीन इन देयर कोर्ट। हम्म। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपको 2-2 बड़ी चीज़ें निकालनी है। पहले आपको 23,824 निकालना है, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर। फिर जाके आपने अगर चढ़ाई करनी है, तो आपने 24,500 24,600 की फिर दोबारा चढ़ाई करनी है, चढ़ाई करनी है। चढ़ाई करने के बाद अब किले पे चढ़ाई करने के बाद फाइनली किला फतेह करेंगे तो उसके बाद होगा। तो चढ़ाई का प्रोसेस 600 पॉइंट का वहाँ आएगा, अगर आया तो। फिर आप वो किला फतेह करने की कोशिश करेंगे। तो ये लड़ाई बुल्स के हाथ से छूटती जा रही है और बेयर्स का कंट्रोल अभी और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बेयर्स हम्म। का अब काम डबल हो गया है। पहले तो हम्म। 23,800 पहले तो खाली 24,500 600 निकालना था। अब क्या हो गया है, अब 23,800 2400 निकालो, 24,000 निकालो और बाद में 24,500 भी निकालो। ब्रॉडली तो काम बढ़ गया है, मेहनत बढ़ गई है और बुल्स ने अपना काम आसान कर लिया है, बेयर्स ने अपना काम आसान कर लिया है। बुल्स का काम डिफिकल्ट होते जा रहा है। ये इस हफ्ते का क्लियर कट 5 दिन का मुझे सार दिखता है कि डे बाय डे दे आर लूजिंग ग्राउंड। ओके, लूजिंग ग्राउंड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राउंड कैसा है। ये है निफ्टी 50 का ग्राउंड, 23,719 की क्लोजिंग है। जी। तो आप समझाइए इसमें कि भाई ये चार्ट क्या कह रहा है, किस तरफ ज्यादा जाने के आसार लग रहे हैं? देखिए, ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा चला था। मतलब जब ब्रॉडर मार्केट्स नया हाई नहीं लगा पाए, निफ्टी 500 निफ्टी 100 निफ्टी 100 इक्वल वेट, उस समय इसने 26,300 वाला हाई एक बार रिटेस्ट किया और एक वो 50 30 40 50 पॉइंट से निकाला। उस समय बाकी सारी चीजों ने पुल बैक कम किया था। इस पुल बैक में जो कि क्लासिकल बेयर मार्केट पुल बैक होता है, जहां क्वालिटी पुल बैक उतना नहीं कर पाती, लेकिन आप नीचे के स्मॉल कैप मिड कैप ये सब अभी किसी की केस स्टडी में देख रहा था और ब्रॉडली मुझे थीम वही समझ में आती है कि 100 की चीज 50 हुई, 50 वाली 75 हुई, लोग तालियां बजा रहे हैं कि भाई 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस 100 वाली चीज अभी भी 75 है, ब्रॉडली अगर आप देखेंगे चीजों को। तो हम्म। इस पुल बैक में ये अपना वो बेरिश, मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि वो जो लाल आपको पीछे पट्टी दिख रही है ऊपर, वो हम्म। बेरिश गैप जो छोड़ दिया हमने 25 100 25 200 वाला, मेरे लिए तो वही बड़ा फिल्टर है निफ्टी के लिए। अगर आप कोई बड़ा
लड़ाई छेड़ना चाहते हैं और कोई बड़ा रिवर्सल लाना चाहते हैं, तो जब तक 25-200 के ऊपर आप नहीं जा रहे हैं, तब तक आप ये छोटी-छोटी लड़ाइयाँ ही लड़ेंगे। बहस भी वो छोटी-छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तो वो गैप आप नहीं भर पाए, जो कि निफ्टी 500 ने भी नेक्स्ट चार्ट में आप देखेंगे कहीं भर दिया है। तो इस बार इसका पुलबैक वीक है। क्वालिटी का पुलबैक वीक है, लो क्वालिटी चीज़ों का पुलबैक ज़्यादा है। ये अपने आप में एक कंस्ट्रक्ट जो होता है ना ट्रेंड का, बहुत अच्छा नहीं होता है। क्वालिटी इज़ लैगिंग क्वालिटी, मतलब क्वालिटी इज़ लैगिंग लेस क्वालिटी, मतलब कचरे, अब कचरा तो नहीं वर्ड यूज़ करना चाह रहा था, बट वो मिड कैप, स्मॉल कैप में अभी थोड़ा बहुत कहीं कचरे वाला एलिमेंट भी चलने लगा था। तो हम्म, जहाँ लो क्वालिटी इज़ लीडिंग एंड हाई क्वालिटी इज़ लैगिंग, ये पुलबैक का ही सिग्नेचर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पुलबैक है, ये कोई नया मूव चालू नहीं हुआ है। और ये हम्म, पुलबैक ही में क्लासिफाई मैं कर रहा हूँ फिलहाल, और लग भी सिग्नेचर्स पुलबैक के ही रहे हैं। तो पुलबैक का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ समझिए। पुलबैक का मतलब ये है कि पीछे वाला लो चैलेंज हो सकता है, होगा। तो बात वही आ गई घूम फिर के, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी लड़ाई वाली ज़ोन में आप जाएँगे। बुल्स का बड़ा बुल्स का किला जो बना हुआ है वो 21,300, 21,500, 22,000, बहुत सारे लोज़ हैं, 21,300, 500, 700, 900। तो 21,500, 21,300 से लेके 22,000 तक, और अभी जो रिसेंट लो बना आपका 22,300 के आसपास, बहुत सारे लोग उस एरिया में हैं, जो मेरे ख्याल से वो बुल्स का गढ़ है। फिलहाल तो मैं यही मान के चलूँगा कि वो बुल्स का गढ़ है। वहाँ आएगा तो बुल्स ज़रूर राशन पानी के साथ उसको डिफेंड करने आएँगे, और मैं चाहता हूँ कि आएँ, क्योंकि अगर नहीं आए, तो गाड़ियाँ फिर बहुत बड़े-बड़े तकलीफ़ें खड़ी हो सकती हैं बाज़ार के लिए। तो आई एम स्टिल सेइंग कि 21,500, 22,000 वाली रेंज पे ध्यान रखें। बुल्स का किला वहाँ है। वहाँ तक मुझे लगता है बेयर्स अभी इस बार ढकेल के लेके जाएँगे, जो कि मैंने गए हफ्ते में भी बोल दिया था। जब ये रेंज टूटी थी, तो प्रोबेबिलिटी अब आपकी ये खुल चुकी है कि आप 22,300, 22,000 वाले लोज़ वो जो है ना, वो रिविज़िट करेंगे। पुलबैक का क्लासिफिकेशन यही होता है कि वो लो चैलेंज होगा, टूट भी सकता है, फिर देखेंगे कि 100, 200, 500 कितने पॉइंट से टूटा, वो बाद में डिसाइड करेंगे। बट पुलबैक है तो वो लो चैलेंज होगा, और शायद थोड़ा बहुत टूटे भी। तो मेंटली भी हम्म, अवेयर कि 21,300 तक की भी जगह, 22,000 से लेके 21,300 तक की जगह यहाँ पे मुझे खुली हुई ओपन। नज़र आ रही है निफ्टी निफ्टी के लिए। जी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में क्या हो रहा है कि एक तरफ अपना बेड़ा लेके अमेरिका खड़ा, दूसरी तरफ ईरान ने अपना लगा रखा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना आने दूंगा ना जाने दूंगा। वैसे ही अपने बियर बुल वाले भी हैं, वो भी ऊपर अपना जाम लगा के खड़े हो, ये इधर नीचे लगा, ना मैं ऊपर आऊंगा ना तुम नीचे आओ, बड़े बैठे रहो अपने अपने, यही चल रहा है मार्केट जी। में। तो कई बार वैश्विक घटनाएं मार्केट को रेप्लिकेट करती हैं, साइकोलॉजी को रेप्लिकेट करती हैं। तो निफ्टी में लगभग वैसा ही दिख रहा है कि कोई वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है। निफ्टी 500 की तस्वीर भी क्या वैसी ही है कि यहाँ पे कुछ दम ज्यादा है, क्योंकि वो 50 वाला जो है 75 हो गया है तो लोग खुश हैं। देखिए, कोई ऐसा दम-खम बहुत नहीं लग रहा है मैंने, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में सेटअप्स थोड़े 19-20 होते रहते हैं। मतलब एकदम से आप किसी भी चीज़ को लेके ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए बाज़ार में। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि जो कंपैरेबल लेवल जो कंपैरेबल लेवल इस समय पुलबैक में निफ्टी का 24,500, 24,600 वाला लड़ाई जो 5 हफ्ते लड़ी गई थी, वो लड़ाई इसकी कहीं 23,200 पे है, 23,200 के आस-पास है। तो देखिए 2 हफ्ते, ढाई हफ्ते उधर, 3 हफ्ते उधर रहा, और वहाँ से वापस नीचे की तरफ गिरा है। तो मुझे अभी भी लगता है कि इसकी वो जो लड़ाई है कंपैरेबल, वो 23,200 के आस-पास है, 23,000, 23,200, वहाँ पे एक बेरिश गैप था, जो निफ्टी ने नहीं भरा और इसने भर दिया है। तो इसको एक ब्राउनी पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, हम दे देते हैं, बट उसके बियॉन्ड भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है वीकली, डेली सेटअप्स में कि नहीं कोई बहुत ज़्यादा यहाँ आउट परफॉर्मेंस रह पाएगी। तो यहाँ पे भी थॉट यही है कि देखिए 23,200 पे बेयर्स खड़े हैं। बेयर्स ने अपना गेम यहाँ डाउन किया है, 24,300 वाला गेम बेयर्स ने अप किया है, इन द सेंस कि लेवल को डाउन किया है, और अब 23,000 को भी, 23,000, 23,200 को भी डिफेंड कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे लग रहे हैं समीकरण यहाँ पे भी कि वीकनेस है, और वो नीचे वाला जो गैप एरिया है, जो 21,500, 21,400 वाले जो ग्रीन वाला आपको पट्टी दिख रही है, वहाँ पे जो ये जो गैप एरिया है, मुझे लगता है ये बुलिश गैप कहीं इस लेग में भरेगा। और थॉट यही है कि 19,500, 20,000 के लेवल कंपैरेबल, जो निफ्टी के लिए 21,522 है, वो इसके लिए 19,520 है। तो कंपैरेबल लेवल्स पे अगर देखें, तो ये 19,500, 20,000 का घर मुझे लगता है कि यहाँ पे खुला हुआ है। अपसाइड्स तो जैसे हमने बोला 24,300 पे यहाँ पे भी बड़ी वाली कैप्ड है। बेस का बड़ा टेरिटरी है वो, और बुल्स का जो गेम है वो मेरे ख्याल से 19-20,000 के आसपास ही बैठा हुआ है। उसी की तरफ मुझे लगता है यहाँ पे भी ओवरऑल रुझान मुझे वही लग रहा है कि पॉसिबली ये वहीं फिसलेगा, क्योंकि बहुत सारे सेटअप्स अब ऐसे, बहुत सारे सेक्टर्स अब साथ छोड़ रहे हैं, और कंजम्पशन लेड थीम में जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कहीं हमको लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस आ रही है, पुल बैक में दम नहीं है। तो एज़ आई सेड कि एक लेग नीचे का यहाँ मुझे लगता है कि पेंडिंग है यहाँ पे भी, और वो कंपैरेबल लेवल्स आपके आएँगे 19,500, 20,000 के आसपास। जी। परफेक्ट। तो ये है निफ्टी 500 की तस्वीर।
निफ्टी आईटी में तो भाई आप सुपरस्टार हो गए, बढ़िया। लास्ट वीक जब चर्चा हुई तो उसके बाद से पैसा बना दिया लोगों को उसने। खुश थे लोग, तारीफ कर रहे थे आपकी। और आगे क्या रास्ता दिख रहा है इसमें निफ्टी में? 28,912 पे चल रहा है ये। देखिए, मैं थॉट वही है यहाँ पे कि ये तो मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और भगवान की दया से और अपनी मेहनत से चल रहा है। 17-18 महीने से ठीक-ठाक ही चल रहा है और सारे लेवल्स आ रहे हैं और चीज़ें उस हिसाब से हो रही हैं और वो पैटर्न्स का ही कमाल है। मतलब आप अच्छे से देखेंगे तो पैटर्न्स का ही कमाल रहता है, रेंजेस का, पैटर्न्स का और इंट्राडे आपको स्क्रीन की रीडिंग भी थोड़ी आनी चाहिए। तो वो उसका कोई उसका कोई वो उसका कोई वो नहीं है। मतलब क्या अभी वो हिंदी का वर्ड ध्यान में आ रहा है। मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है। मतलब आपको वो आना ही चाहिए। उसका आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। स्क्रीन रीडिंग आनी चाहिए। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको आनी ही चाहिए थोड़ी बहुत सब देखने के बाद कि आपको स्क्रीन देख के तो भी समझ में आए कि हाँ भाई, क्या चल रहा है? बिकवाली चल रही है कि लेवाली चल रही है, सप्लाई या डिमांड? तो ये सारा कुछ सेटअप जब देखता हूँ, तो लॉन्ग रन में जैसे मैंने बोला कि जो कंपैरेबल लेवल्स अभी बैंक निफ्टी के जो अभी निफ्टी 500 के नहीं आए हैं या निफ्टी भी वहाँ से दूर है, वो कंपैरेबल लेवल्स इसके जो 26,000 वाले थे, 26,200 वाले लेवल्स जो इसके इलेक्शन लोज़ हैं, रिजल्ट वाले दिन, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन कुछ 21,300, 21,200 का जो लो निफ्टी ने मारा था, तकरीबन उसके आसपास आप उसको देख सकते हैं। तो वो ज़ोन 26,000 वाला इसका कितनी बार आके टेस्ट हो चुका है। इस राउंड में भी जो नीचे आया तो आई थिंक ऑलमोस्ट 27 समथिंग 27,000 तक तो आ ही गया था। तो अपने उस ज़ोन के बहुत पास आ गया है और अपना वो पीछे वाला ज़ोन जो कंपैरेबल ज़ोन 26,300 वाला है, वो उसका 46,000 पे है और ये चल रहा है अभी आपका 28-29,000 29,000 चल रहा है। तो बहुत पीछे छोड़ आया है। मतलब वो कहते हैं ना कि छोड़ आए हम वो गलियाँ। तो अब ये अपने बुलिश रिज़ॉर्ट की तरफ आ रहा है, लास्ट 2 ढाई साल के 21-22 से यही रेंज चल रही है। सो 21 से अगर आप इसकी रेंज पकड़ेंगे, तो 26 से लेके 46 ब्रॉडली वो रेंज रही है। तो आप अब 5वें साल में हैं ऑलमोस्ट, 5वाँ साल आपका चल रहा है कि आप उस रेंज में हैं। तो इतनी बड़ी रेंज के लोअर एंड पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म रिज़ॉर्ट 4 साल वाला देखते हैं, तो उस रिज़ॉर्ट में बाज़ार यहाँ पे निफ्टी आईटी का आरआर रिस्क रिवॉर्ड बुलिश हो जाएगा। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर लॉन्ग टर्म में वापस अगर कहीं से एसआईपी स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग आपको चालू करनी है, जो सेक्टर आपको सबसे पहले नज़र में डालना चाहिए वो ये है। नो डाउट 26,000 26,200 के नीचे किसी कारण से थोड़ा बहुत गया तो और थोड़ी बहुत वीकनेस आएगी। बट ग्रेजुअली क्योंकि अपने लॉन्ग टर्म रिज़ॉर्ट के लोअर एंड पे है, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे बेस आउट होने में मुझे लगता है कि कहीं शुरुआत यहीं से आएगी। ऐसा मेरा अभी फिलहाल मानना है। तो येस, इन द लॉन्ग टर्म 3-4 इयर्स प्लस काइंड ऑफ होराइज़न धीमे-धीमे आपने एसआईपी चालू करनी है और आपने धीमे-धीमे कहीं लेने के मौके ढूँढने हैं, तो वो आईटी है, आईटी है, आईटी है। शुरुआत उसी से करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब भी करें, शुरुआत यहाँ से करें। मेबी जैसे मैंने बोला अभी ये पुल बैक थोड़ा मुझे बाउंस बैक थोड़ा वीक लगा है डेली सेटअप्स में और मुझे लगा कि थोड़ी बहुत सप्लाई 29,000 29,500 के बीच में इंट्रा इंट्रा वीक आई थी। तो मेबी वो लो आपका दोबारा से रीटेस्ट हो जाए 27,000 वाला और अभी हल्का-सा वो गैप है 26,200 में। तो वो एरियाज़ रीटेस्ट हो सकते हैं। बट ग्राउंड रियलिटी चेंज ये नहीं होगी। आरआर विल रिमेन नाउ लॉन्ग टर्म बुलिश फॉर आईटी। ये ग्राउंड रियलिटी 500 1000 या 2000 पॉइंट में भी वो रियलिटी एकदम से शिफ्ट नहीं हो जाएगी, वो सेम ही रहेगी। क्योंकि आप 46,000 को छोड़ के 26,000 आ रहे हैं, 20,000 पॉइंट ऊपर रह गया है वो। तो अब वो रियलिटी ये हो गई कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के ज़ोन में आने लगे हैं और बेस बनने में भी देखिए ऐसे बड़े बेस बनने में अगर आपको एक लंबा कॉल लेना है, एक लंबा 2 ढाई 3-4 साल तो वो बेस बनने में भी बेस बिल्डिंग आल्सो इज़ अ 3-6 मंथ्स प्रोसेस। रातों-रात नहीं हो जाता। तो इट विल टेक टाइम। लोगों को सब चीज़ में घाई रहती है। आप इसी चार्ट पे देख लीजिए, इसी चार्ट पे आप देख लीजिए पीरियड ऑफ जून 22 टू अप्रैल 23 वो एरिया करेक्ट। कंसोलिडेशन का रहा 9-12 महीने उस एरिया में एक बढ़िया कंसोलिडेशन रहा। उसके बाद आप जो होता है ना कि आपने एक लॉन्च पैड बनाया 26,000 पे आपने 3 बार सपोर्ट लेके एक लॉन्च पैड बनाया 26,200 पे कि हाँ भाई मैं 46 जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ रिपेयर प्रोसेस 6-9 महीने का यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि वी शेप में भागने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाग नहीं सकता, बट आई वुड नॉट लाइक इट। अच्छे जो बॉटम्स बनते हैं, वो थोड़ा टाइम लगा के आहिस्ता-आहिस्ता बनते हैं। 3-6 महीने लगाए, तो मैं ज़्यादा खुश होऊँगा। तो ओवरनाइट कल से कल रिवर्सल और कल से कल सब हो जाए, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना अ, अच्छी बात नहीं है। आप 3-6 महीने दीजिए इस ट्रेड को, जितना बढ़िया बेस बनाएगा, उतना आपको लॉन्ग टर्म अच्छा लॉन्च पैड मिलेगा, उतना बढ़िया मूव आएगा। जी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सरविंदर। एक्चुअली आपने वो बोल दिया, मैं यही बोलने ही वाला था आपसे कि ये जून 2022 से जुलाई से पहले तक उसने जो बेस बनाया, 3 बार बॉटम बनाया उसने, और फिर वहां से देखिए क्या जबरदस्त रैली बनी है। जी। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको। थर्सडे को
शाम को मेरी बात हो रही थी एक बड़े पुराने दिग्गज इन्वेस्टर ट्रेडर कह लीजिए आप उनको, तो उन्होंने कहा देखना तुम शुक्रवार को बैंक निफ्टी चलेगा। मैंने कहा इतना पिटा हुआ है कहाँ चलेगा, रोज से गिरता बेचारा। बोले नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों, रीजन क्या है? बोले यार वो बहुत ज्यादा उसमें शॉर्ट है और अगले हफ्ते बड़ी एक्सपायरी और ये वो बहुत सारे उन्होंने अपने फैक्टर्स बताए। तो मैंने कहा अच्छा चलो देखेंगे हम लोग। तो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज हम लोगों ने देखा और यार 700-800 पॉइंट चला। उन्होंने मेरे को जी मैसेज भेजा कि देखा मैंने कहा था फ्राइडे को बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो कई बार आप चार्ट को ढंग से देखते हैं समझते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि मार्केट क्या बिहेव करने वाला है। जो आईटी वाले चार्ट में एग्जैक्टली सर्वेन वही आपको बता रहे हैं। अब इसको फंडामेंटल से कंफ्यूज मत करिए, वो एक अलग दुनिया है, वो अलग डिस्कशन है। बट यहाँ पे जी आपको ये बताया जा रहा है। फिर भी देन एंड देयर इन्वेस्टमेंट की सलाह या ट्रेडिंग की सलाह अपने इन्वेस्टर से पूछिए, अपने एडवाइजर से पूछिए, करिएगा। अब आते हैं हम लोग फार्मा में। भाई ये सेक्टर ने तो कमाल किया एंड इसका लीडिंग स्टॉक था सन फार्मा। वो एक जबरदस्त डील उन्होंने की अमेरिका में और उसके बाद से तूफानी तेजी आई। लेकिन अब क्या ये लग रहा है, लास्ट वीक को फार्मा में बहुत तेजी नहीं थी, अब वो अटक रहा है क्या? बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे हमेशा आप बेनिफिट ऑफ डाउट उसको देंगे जो जो कोई की लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स बियॉन्ड अगर बाजार जाके वीकली में खड़ा हो गया है 2 हफ्ते से ये स्टॉक जो है देखिए ये ऐसा एक इंडेक्स था जिसने 2026 में नया हाई नहीं बनाया तो इसका 24 वाला हाई ही इसका मेन हाई था आई थिंक अराउंड 23,907 और समथिंग या तो एक 24 का राउंड फिगर समझ लीजिए 23,900 24,000 मैंने हमेशा बोला है कि लेवल्स को एक लक्ष्मण रेखा नहीं होती, एक 100, 200, 300 पॉइंट का आप एक ब्रॉड रेंज ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन 1 to 2%। क्या अप्रोक्सीमेटली आप एक रेंज पकड़ेंगे तो उसके आसपास बाजार कुछ लोज करने की कोशिश करता है। अगर वी शेप रिकवरी नहीं आ रही है या वी शेप रिवर्सल नहीं आ रहा है तो। तो यहाँ मेरा थॉट है कि 2 हफ्ते हो गए और ये तीसरा हफ्ता हो गया। एक ये अच्छा ब्रेकआउट ऑल टाइम हाइज से 23,900 24,000 का इसने कर लिया है और इसका कंसोलिडेशन आप देखिए एक वो जो उसका एक दायरा आप देखिए जो एक रेंज बाउंड गया, एक थोड़ा-सा एक रेंज में रहा, वो पूरा 25 और ये गुड पार्ट ऑफ ये इनिशियल पार्ट ऑफ 26 तो ये आप समझ लीजिए कि 17-18 महीने आप मोटा-मोटी समझ लीजिए कि ये उस रेंज में रहा है, उसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था, इसी तरह का एक ब्रेकआउट निफ्टी ने रखा था। निफ्टी ने भी ऐसे एक ब्रेकआउट रख दिया था। अराउंड 39-40 के आसपास से जो ब्रेकआउट हुआ तो फिर 46 गया। तो यहाँ पे भी इस तरह का जब ट्रैक्शन आता है ना, तो जब राउंड नंबर अब 24 आपने निकाल लिया और अब आप 25 की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्वार्टर का मार्क है आपका, एक क्वार्टर मार्क है और देखिए इस वीक का हाई क्वार्टर मार्क पे ही है 25,000 तो राउंड नंबर्स में बड़ा मैजिक होता है। मुझे लगता है इस तरह का ब्रेकआउट है और अगर 25 के ऊपर टिक गया या क्वार्टर मार्क के ऊपर टिक गया, तो ये 10% आप जोड़िए कि इसमें जगह है टोटल ब्रेकआउट की। तो 24 पे ब्रेकआउट हुआ तो मेरे ख्याल से 2,500 पॉइंट की तो जगह इसने बना ली। तो 26,500 तक की मुझे लगता है यहाँ पे 26,400 26,500 की जगह है टिल ये ब्रेकआउट फेल ना हो जाए। तो बेनिफिट ऑफ डाउट अभी बुल्स को है यहाँ पे। देखिए अभी इतनी सारी बातें हमने की कि बेयर्स का कंट्रोल है, बेयर्स का कंट्रोल है, बट फार्मा इंडेक्स में बुल्स का कंट्रोल है। फिलहाल ब्रेकआउट करा ले गए हैं, 2 हफ्ता सस्टेन कर लिया है, डिसेंट ब्रेकआउट है, ऐसा भी नहीं कि 150 पॉइंट का ब्रेकआउट है, डिसेंट ब्रेकआउट है 4-5% का। इट इज अ कंफर्म्ड ब्रेकआउट टिल इट फेल्स। तो बेनिफिट हम्म, ऑफ डाउट बुल्स के साथ है और ये एक सेक्टर है जहां अभी थोड़ी जगह मुझे लगता है 1000-1500 पॉइंट की जगह और यहाँ पे बाकी हो सकती है। तो विद इन मैं कहता हूँ ना ड्रम रेड होने के बावजूद भी कुछ एक हम्म, चीजें होती है जो चल जाती है 10-20% आउट ऑफ अ रेड ड्रम ऑल्सो 100 बॉल अगर आपने एक रेड ड्रम में डाले उसमें से 10 एक ग्रीन बॉल भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मिक्स मुझे 90-10 का अगर रेड ड्रम का लग रहा है तो हम्म, फार्मा कुड बी आउट ऑफ वन इंडेक्स आउट ऑफ दोस 10 इंडाइसेस जहां अभी भी मुझे लगता है 5-6% की जगह हो सकती है अगर ये फेलियर नहीं हो रहा है तो विच आई एम गिविंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये फेलियर नहीं है। एक डिसेंट 4-5% का 3 हफ्ते का ब्रेकआउट है और ये सस्टेन करेगा। रीटेस्ट 24-24,500 कर सकता है बट एज लॉन्ग एज इट इज होल्डिंग ऊपर में टारगेट 26-26,500 यहाँ पे मुझे लगता है बने हुए हैं इस इंडेक्स में। जी ट्रू। अरे आपने उदाहरण दिया ना कि बेयर मार्केट में भी या लाल ड्रम में भी कहीं कहीं दिखता, वैसे ही कोयले से हीरा चुनने की अगर आपको परख है तो एक स्टॉक का नाम लेके बता रहा हूँ मैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ उदाहरण के लिए। एमटार टेक्नोलॉजीज यार 2 महीने के अंदर 80% चला है स्टॉक। अनबिलीवेबल। इस मार्केट में कोई स्टॉक और कोई बहुत छोटा स्टॉक भी नहीं है, क्या सॉलिड रैली उसने दिखाई, डिफेंस के रिलेटेड काम करते हैं। तो ऐसे 5,000 शेयरों के मार्केट में आप कहीं कहीं ढूंढोगे ना आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। तो अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, वो बहुत चल चुका, गिर भी सकता है। तो फार्मा की ये कहानी बन रही है आगे।
अब आते हैं एफएमसीजी पे। यार ये वाला ना मुझे लगता है कि वो नेस्ले भाई ने अपना खेल कर दिया। नेस्ले ने मतलब इतना खींचा कि टॉप बना दिया है। उनके रिजल्ट अच्छे आ गए, सब कुछ दिखाया, तो एफएमसीजी के अब नेस्ले के रिजल्ट देख के बाकी भी खरीद लो सब लोग। अपने ऐसा होता ना कि एक चला तो पूरा सेक्टर चलेगा, तो चला भी। अब देखो अब ये लगातार रेड कैंडल बना रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे टॉप बन गया है क्या? यहाँ पे थॉट मेरा ये है कि एक ओवरऑल एक बेरिश डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बना हुआ था और उसका उसके की लेवल्स अराउंड 51,000 51,500 है। 50,000 एक राउंड नंबर है, बट किसी कारण से ये उसको रिस्पेक्ट उतना नहीं कर रहा है। इसके लिए नंबर जो जाके क्रिटिकल आप देखिए, वो जो लाइन मैंने बनाई है वो 51,000 के आसपास वो ऑरेंज लाइन है। वहां इसके कई सारे इंपॉर्टेंट कंजेशन एरियाज या लो स्विंग हाइज उस एरिया में रहे। तो एक करंट करंट अगर आप देखेंगे, ये 3-4 हफ्तों को अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 4 हफ्ते से 51-51 500 के ऊपर बहुत ज्यादा क्लोज नहीं कर पा रहा है। और ये एक शार्प बाउंस जो आया, वो कई बार एक ब्रेकडाउन के बाद ऐसा रिवर्सल आता है कि बाजार एक बार जाता है ऊपर रीटेस्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं पैटर्न रीटेस्ट। वो करने पॉसिबली गया है। जब तक मुझे नहीं लगता कि अब ये वाला करंट ये स्विंग हाइज जो इसके आई थिंक 52,000 के आसपास आ गए हैं। इंट्रा वीक में उसने स्पाइक्स जो मारे हैं, आई थिंक वो 52 के आसपास आ गया है। नॉट सो 51 बंद तो नहीं कर पाया 51,500 के ऊपर, बट इंट्रा वीक अगर ये 52 के ऊपर जाके टिकने लगे अगले कुछ महीनों में, हफ्तों में, तो हम सोचे कि कहीं यहाँ पे बुलिशनेस है। बट ओवरऑल इसको अगर मैं थोड़ा-सा एक फ्रैक्टल पैटर्न के नेचर से जब पढ़ाता हूँ कि भाई फ्रैक्टल नेचर होता है मार्केट का। फ्रैक्टल नेचर मतलब मार्केट के पैटर्न बड़े सिमिलर होते हैं, आपको ढूँढने आने चाहिए। जगह-जगहों पे आपको वो सिमिलर पैटर्न्स दिखेंगे। तो जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, बहुत ही बड़े में और छोटे में बड़ा एक हेक्सागन भी बना सकते हैं और उसके छोटे-छोटे सेल भी हेक्सागन होते हैं। तो व्हेन द लार्जर पैटर्न एंड द स्मॉलर पैटर्न आर सेम, उस सेटअप को एक फ्रैक्टल सेटअप बोलते हैं। तो बाजार में भी आपको सिमिलर पैटर्न्स ढूँढते हुए दिखेंगे। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील आईटी का आ रहा है। आईटी ने जैसे 39,000 पे निकाला था और 46 किया था, वैसे ही इसने 58 को निकाल के कहीं 66-67 का हाई लगाया था। तो आई थिंक उसी का वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था। तो आईटी से ये लैग में चल रहा है, थोड़ा आईटी से हल्का-फुल्का लैग में है और मुझे लग रहा है कि अगर मैं वापस कंपैरेबल लेवल लूँ और मेरा देखिए मेरा जो लेवल है, वो वही है। इलेक्शन लो के आस-पास इलेक्शन वाला टाइम 2022 वाला इलेक्शन वाला जो आपका इम्पोर्टेंट वो जो एक कैंडल सब जगह बनी है, वो इसकी 35,000 पे है। तो जो निफ्टी आईटी वहाँ पहुँच चुका है और निफ्टी अभी तक नहीं पहुँचा है और निफ्टी 500 भी नहीं पहुँचा है। तो अब धीमे-धीमे एक-एक करके इंडाइसेस अगर निफ्टी आईटी जैसा इंडेक्स वहाँ पहुँचा है और भी मैं देख रहा हूँ कुछ थोड़े-थोड़े स्टॉक्स इंडाइसेस वहाँ पहुँच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रिस्क तो वहाँ तक का है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि अगर 52 नहीं निकाल पाया तो वापस जैसे मैंने बोला पुल बैक ही है, तो 45 वाला लो इसका रीटेस्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं रह गया है। आप 51 के आस-पास हैं, 52 के ऊपर आप जा नहीं रहे हो, नीचे में लौट के आप 45 आ रहे हैं, तो आपका रिस्क रिवार्ड नेगेटिव है यहाँ पे। तो आई थिंक इस इंडेक्स का रिस्क रिवार्ड मेरे लिए नेगेटिव है। ये आईटी का रेप्लिका ऑलमोस्ट कर रहा है और मुझे लग रहा है कि कंपैरेबल लेवल्स में देखूँ तो इलेक्शन वाले लोज़ के लेवल्स काफ़ी नीचे हैं यहाँ, काफ़ी नीचे हैं। तो मुझे लगता है कि वो रिस्क बना हुआ है, रिस्क रिवार्ड यहाँ पे लॉन्ग टर्म फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में वीकनेस देखने के लिए मिलनी चाहिए। यार सरवेन जी अपने हाई से 16,000 पॉइंट नीचे है। 66,000 से 50,000 पे 16,000 पॉइंट नीचे है। और अगर ये 45,000 टेस्ट कर ले हुँ। तो इसमें लगता है आईटी से पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि चुनाव हुआ तो 2024 में, 24 के लो से तो बहुत नीचे आ गया है ये। जी। अ अ यहाँ पे या सो कंपैरेबल लेवल सॉरी हाँ, तो ये वहाँ पे उसी लेवल पे अगर वो इलेक्शन वाले लेवल पे आप जाएँगे तो उन लेवल्स को रिटेस्ट करके ही आया है। हम्म, तो थॉट यही है कि चार्ट वही सिमिलर लगा तो मेरे थॉट में मुझे वो लो पे जाने जाने का मन किया तो मैं चला गया लाइव। बट या हाँ, 45 और 35 ये मुझे 2 रिस्क यहाँ इसके दिख रहे हैं क्योंकि पैटर्न बड़ा उसी का रेप्लिका है। आप देखिए ना आईटी इंडेक्स 46 वाला 26 चल रहा है, 20,000 पॉइंट। जो हम्म, इंडेक्स इससे वैल्यू में कम है, ऑलमोस्ट आधा है। ये ऊपर में 66 गया था, वो 46 गया था। तो 1.6 टाइम्स वो वाला इंडेक्स इससे कम है, फिर भी 20,000 पॉइंट गिरा है। तो कंपैरेबल अगर इसको लेके चलेंगे तो वही नंबर आ रहा है। 35 वाला नंबर ही इसका आ रहा है मेरे हिसाब से। 35-36 वाला लेवल इसका कहीं आ रहा है। वो रिस्क खड़ा है। फाइनली वहाँ पूरा पहुँचेगा, ये हम 45 पे डिसाइड करेंगे। बट करंट रिस्क रिवॉर्ड में ये 45 की तरफ जाने 52 जब तक नहीं क्रॉस कर रहा है, इसका 45 का रिस्क बना हुआ है। ये उसको रीटेस्ट करने जाएगा, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है। और ये एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, तो इसके असर भी थोड़े लंबे चलेंगे। एक ये लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पूरा इस इंडेक्स में बना हुआ है, पूरे स्पेस में बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये उतने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन में एक डिसेंट करेक्शन आएगा, टाइम वाइज़, प्राइस वाइज़ जो अभी तक पूरा नहीं है। सो करेक्ट। यस,
वो रिस्क यहाँ पे बना हुआ है। जी। बिल्कुल सही है। और एफएमसीजी को अगर आप फंडामेंटली कैसे ट्रैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेक्टर का शो बना रखा है कि हाउ टू अंडरस्टैंड एफएमसीजी सेक्टर। चैनल पे वो शो पड़ा हुआ, आप ही लोगों के लिए बनाया, उसको देख लीजिएगा कि कैसे एफएमसीजी कंपनीज को हम लोगों को एसेस करना चाहिए। बीच बीच में अपना प्रचार भी करते रहना चाहिए ना, जो शो बनाते रहते हैं उसका। अब आओ जी। रुपए पे। रुपया करेक्ट, मतलब इम्प्रूव होकर के रिकवर होके आ गया 95 रुपये 68 पैसा। पहले ये था 97। एक्चुअली मार दिया था इसने प्रिंट प्राइस, और आगे के फॉरवर्ड तो 100 रुपए तक चल रहे थे, $1 का भाव। तो अभी ये लास्ट फ्राइडे गया, मतलब इसी दिन पिछले 24 घंटे में ये 96 से भी नीचे आ गया है। तो लोग तो अब कह रहे हैं सैकड़ा, सेंचुरी, चुंबक, ये सब तो चल ही रहा है। क्या लग रहा है? मैं थोड़ा कंसेंसस से दूर भागने वालों में से हूँ। तो हम्म, जब हम बोलते थे तो कोई नहीं बोल रहा था, अब तो लग रहा है कि समझदार से लेके नासमझ से लेके मतलब सब बोल सारा रहे हैं। स्पेक्ट्रम 0 से लेके 100 तक वाला इंटेलेक्ट का स्पेक्ट्रम जो है ना, लोएस्ट आईक्यू से हाईएस्ट आईक्यू वाले सब जब ये बात करने लगे हैं, तो मुझे थोड़ी-सी अंदर से घबराहट होती है। कंसेंसस से मैं दूर भागता हूँ। तो बस मैं देख रहा हूँ, मेरा तो दिल बोल रहा था कि नहीं जाए 100। सो आई एम ऑलरेडी इन दैट थॉट प्रोसेस कि जो है ये लास्ट 2-3 हफ्ते हैं, इस वीकनेस के या 4 हफ्ते हैं जो भी है, उसमें जो हम्म, करना है ये कर ले। मेरे टाइम साइकिल्स के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि अब एंड लुकिंग एट द सेंटिमेंट की बहुत हो गया। तो एक 3-4 हफ्ते में जो उसका होना है वो हो जाएगा, और मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस मैं और टाइट कर रहा हूँ। देखिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, जहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, आपकी हमारी, हम जहाँ से रुपया लेके आ रहे हैं, लोग अगर जाके पीछे ढूँढेंगे, मेरे पास कहीं वो वीडियो मैं को ढूँढ रहा था, मुझे एक तो मिला है। 72-73 से हम चले थे 81-82 की जर्नी पे आपके साथ। फिर हमने कहा 81-82 पे नहीं भाई, रुक नहीं रहा है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं, व्यू में बने रहते हैं, व्यू चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 साल हो गए स्टोरी। तो फिर हमने कहा कि चलो 89, फिर 89 पे लगा नहीं भाई मोमेंटम तो रुक ही नहीं रहा है, फिर 91, 92, फिर 95। ये जर्नी मेरी फर्स्ट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड 72-73 से जर्नी में आप लोग के लिए जो भी 97 की हुई तो हुई, 100 नहीं आया तो नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि 72 से 97 जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर ये मैं किसी करेंसी डेस्क में कमा के किसी को दे देता, किसी बड़े बैंक के मार्केट मेकर को, तो आप सोच नहीं सकते कि क्या बोनस, क्या इंसेंटिव। और फिर मैंने एक तकिया कलाम यूज़ किया था कि भाई मेरे को सोने में तोल देता। ये एक फैक्ट है। इस तरह के बोनसेस, इंसेंटिव लोगों को मिलते हैं जब आप इतना पैसा अपनी डेस्क को कमा के देंगे, तो आपको उस तरह का बोनस इंसेंटिव ज़रूर मिलेगा। सो बिकॉज़ द कंसेंसस इज़ सो हाई नाउ ड्राइविंग, मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। और मैं इस व्यू से जितनी जल्दी होगा निकलने की कोशिश करूँगा। तो मेरा स्टॉप लॉस जो पहले 91-92 भी था, 91-92 पे था, वो मैं अब 94 पे ले आया हूँ। तो माय ओनली वे टू प्रोटेक्ट इज़ माय व्यू इज़ कि मैं थोड़ा-थोड़ा स्टॉप लॉस टाइट करता रहूँ इन अ ट्रेंड। हम्म, तो मुझे लगता है जब तक 94, 93, 80, 94 के नीचे नहीं जा रहा, तब तक लग तो रहा है 100, 105, 108, 100 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा ऊपर भी जाएगा। उस एरिया में कहीं जगह बनी हुई है। बट अभी सब लोग कॉल कर रहे हैं, तो फिर इट्स अ नोन ट्रेड। तो फिर जब सबको ही मालूम चल गया, तो फिर वो कई बार ट्रेड पैन आउट नहीं होता इस लेग में। बाद में हम्म, जावे 3, 4, 6 महीने के बाद फिर वो सारे सेटअप दोबारा बने, कुछ हो तो हम उस पे कॉल लेंगे। बट फॉर मी लास्ट 3-4 वीक्स, जिसके अंदर मैं ये व्यू बना लूँगा कि या तो रुपये का हो गया है या तो नहीं हुआ। और उसी सब में आपको मार्केट का भी क्लैरिटी आ जाएगा। सो लेट्स सी, आई थिंक ये इवॉल्विंग स्टोरी है। 72 से यहाँ तक तो ले आए, अब 100 वाली स्टोरी इवॉल्विंग है। ये नेक्स्ट 3-4 हफ्ते में पक जाएगी। या तो हो जाएगा या तो फिर नहीं होगा। तो मैं उस नहीं होने वाले कैंप में 3 से 4 हफ्ते बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगा नहीं होने वाले कैंप में, अगर नहीं हुआ तब तक। और हो गया तो हम्म। फिर तो ठीक ही है, फिर तो हो गया। सो दैट मीन्स 4 हफ्ता है मेरे पास कैंप शिफ्ट करने के लिए, मैं डिसाइड करूँगा इसको। जी। अच्छा रास्ता, मतलब जून तक आप कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मई का महीना, मई के आप 2008 भी जाके देखिए, पैटर्न्स काफ़ी सिमिलर फ्रैक्टल बन रहे हैं। मतलब निफ्टी में एकदम सिमिलर पैटर्न वैसे ही बना हुआ है जो 2008 के टॉप पे बना हुआ था। तो हम्म, उसमें आप देखिए मई से सेल ऑफ आया था। मई के बाद बड़ा मई, जून में बड़ी ज़ोर से उसके बाद गिरना शुरू हुआ था बाज़ार, सेकंड लेग ऑफ डिक्लाइन जिसको बोलते हैं। तो अभी तो आप एक हम्म, बार गिरे, फिर आप उसका पुल बैक कर रहे हैं। सो नाउ पीपल कैन मैरी द थॉट कि व्हाट इज़ अ पुल बैक? अ पुल बैक इज़ अ मूव व्हिच एक्चुअली गोज़ एंड टेस्ट द लोज़ एंड फाइनली ब्रेक्स इट आल्सो। मार्जिन ऑफ ब्रेक बाद में देखेंगे। बट पुल बैक जब क्लासिफाई कर दिया तो इसका मतलब है कि लो टेस्ट होगा और थोड़ा बहुत टूट भी सकता है। तो अभी भी निफ्टी भी मेरे लिए पुल बैक है, निफ्टी 500 भी मेरे लिए पुल बैक है, सारे आईटी में भी पुल बैक है, और एफएमसीजी में भी पुल बैक है, ठीक है? तो सारे में पुल बैक्स ही हुए थे। तो निफ्टी आईटी उसको तोड़ते लॉजिकल टारगेट्स तक आ गया है, हम्म, 4 साल की रेंज तक आ गया है। बट ये अभी नहीं आया है। तो जैसे मैंने बोला, तो वो जी। देखेंगे। आई थिंक इट्स इट्स एन इवॉल्विंग स्टोरी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही आगे आदमी को बढ़ना पड़ता है। तो आप हर स्टोरी को इवॉल्व करते हैं
और हम भी एक व्यू लेके 3 साढ़े 3 साल हो गए इस पे आईएनआर पे व्यू लेके। कहीं न कहीं तो 4 साल में एक साइकिल खत्म होती ही है, तो उसकी बारी आएगी, हम भी वो कैंप शिफ्ट करेंगे। हम ना बुल हैं, ना बेयर हैं, अब हम कैंप हाँ, शिफ्ट करने के ज़ोन में आ रहे हैं। देखो भगवान ने चाहा बहुत मा जल्दी कैंप शिफ्ट करेंगे। जी, मार्केट में ना मौका परस्त होना चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट। बुल और बेयर होने से कोई फायदा थोड़ी है। आप अपॉर्चुनिस्ट है, जिधर मार्केट दिखा रहा है उधर पैसा बनाओ। लेकिन इसमें जी, 85 से जो इसने वन साइडेड रैली दिखाई है ना, ये पूरे चार्ट में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं थमनी चाहिए। लेकिन इसमें फंडामेंटली मैं राइडर बता देता हूँ 2। पहला राइडर तो ये है कि अगर वॉर बंद हो गया, क्रूड वूड थोड़ा नीचे आएगा, वोलेटिलिटी होगी, तो करेंसी आपकी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी और ये बिल्कुल सो नहीं जाएगा फिर। और जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर ये है कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन हो जाए। आरबीआई अपने एक्शन कर रही है, स्वैप कर रही है बैंकों के साथ, अपने मतलब अगर आप नेट निकालें तो $100 बिलियन वो खर्च कर चुके हैं। अब बहुत ज्यादा टूल नहीं है उनके पास। पॉलिसी में अगर कुछ रेट में टिंकरिंग कर देंगे तो ये सब राइडर अगर आप मान के चले तो सो नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये राइडर प्ले आउट नहीं हुए तो जिस 4 हफ्ते में आप कह रहे हैं कैंप बदलने के लिए, मैं कह रहा हूं कैंप नहीं बदल पाओगे आप। 30 जून के देखिए बाद ये 100 जी, को बहुत कन्विंसिंगली पार करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये राइडर अगर नहीं लगे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, युद्ध नहीं बंद हुआ, तो आपका क्रूड जो है ना वो और ऊपर जाएगा। उसका एक ही रीजन ये है कि आपकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व खत्म हो रहे हैं। और ये चेतावनी आईए दे चुका है कि आपकी 30 जून तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्कुल मतलब बहुत ही कम रह जाएंगे। तब फिर और ज्यादा स्पॉट प्राइसेस क्रूड के बढ़ेंगे, तब आपकी करेंसी और वीक होगी। तो ये जो 4 हफ्ते आपने लिए हैं ना, अगर वो राइडर प्ले आउट नहीं हुए तो आप बिल्कुल तैयारी कर लो, 100 की सेंचुरी तो लगनी है। नहीं, थॉट बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ 3-4 साल के व्यू को मैं तो बहुत जल्दी कैंप चेंज करने को रेडी हूँ। मतलब इतना फास्ट कि भाई हम्म, 3-4 हफ्ते में कर लेंगे। 4 साल ट्रू। के व्यू को चेंज करने के लिए लोग 1 क्वार्टर लेते हैं कम से कम। मतलब आप किसी अच्छे फंड में एक बार जाएँगे, 1-2 क्वार्टर के नंबर-वंबर देखेगा, कुछ देखेगा, फिर वो व्यू बनाएगा। 1-2 क्वार्टर देखने के बाद ही लोग लार्जर व्यू बनाते हैं। हम तो चार्ट्स देखते हैं इसलिए हम थोड़ा वी आर अहेड ऑफ द कर्व मेनी टाइम्स कि भाई हम और हमें मालूम भी है न्यूज़ फॉलोज़ प्राइस। तो देखिए अब ये न्यूज़ आने लगा है। बिकॉज़ इट इज़ नाउ इन द न्यूज़ दैट रुपी विल गो टू 100, आई एम नाउ ट्राइंग टू शिफ्ट कैम्प। क्योंकि मुझे हम्म, नहीं समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा कंसेंसस हो गया है। मैं अगर आरबीआई में गवर्नर होता जो कि मैं नहीं हूँ, मैं तो बिटर पिल खा लेता। यहाँ पे हाँ, आपको कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक मेरे हिसाब से बनता है। बाकी होगा नहीं होगा वो ये हो जाता तो फिर ये डेफिनिटली फिर तो अटक ही जाएगा, पूरा का पूरा चक्का जाम क्योंकि यूएस की और आपकी वो यील्ड कर्व बिल्कुल नैरो हो गया है। क्या एक यूएस फंड वाले लोग बोलते हैं यूएस वाले बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? भाई 5% उसको घर बैठे-बैठे मिल रहा है। आप क्या मिल रहा है 7 2% एक्स्ट्रा के लिए वो करेंसी का रिस्क ले, वो इक्विटी का रिस्क ले, वो सॉवरेन रिस्क ले, सब कुछ ले ला के वो उतना 4 समुंदर 7 समुंदर पार करके पैसा आपके पास क्यों डालेगा? सो उसको वो किकर नहीं है। उस ज़माने में हुआ जब वहाँ ज़ीरो चलता था, 1-2 मतलब ज़ीरो के पास चलता था, 8 आना, 4 आना, ₹1 ये चला 2.5 साल, 2 ढाई साल आप पड़े रहे 8 आने, 4 आने, ₹1 सवा रुपए पे आप पड़े रहे। उस समय हम तब भी हम 6-7 साढ़े 5, 6-7 थे। उस समय गैप था 5 पॉइंट का सपोज़। तो वो 5 हम्म, पॉइंट का गैप और कहाँ 2 पॉइंट का गैप, ग्लोबल मनी सप्लाई जो लोग समझते हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। अब बचा नहीं है गोरे के पास कोई इंसेंटिव तो वो इंसेंटिव देना पड़ेगा ना, तो वो 8 आना अगर मेरे हिसाब से तो 8 आना बढ़ना चाहिए, 4-4 आना करके 2 बार या जैसे भी। बट वो हो जाएगा तो ये 100 नहीं होएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर वो नहीं होगा, तो ये 100 होगा, फिर ये 100 होगा। क्योंकि बाकी आउट ऑफ द मार्केट छोटा बाकी मैनेजमेंट करके मुझे नहीं लगता कि इसको रोक पाएँगे। एक बिटर पिल खा पॉइज़न पिल, बिटर पिल जो भी आप बोलिए, वो एक बिटर पिल आपको एक खानी पड़ेगी। कड़वी दवा लेने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। यही कड़वी दवा फेड ने भी टाइम पे ली होती, क्योंकि हम्म, बॉन्ड मार्केट टू फेड चेंज ऑफ स्टांस उसके बीच में 12 महीने का गैप मतलब यील्ड्स ऑलरेडी ढाई पे चल रही हैं, ढाई 3 पे जब चल रही थी तब जाके उन्होंने रेट हाइक शुरू की है। तो आई थिंक सेंट्रल बैंक्स किसी कारण से आई डोंट नो व्हाई बट यूएस का तो बिहाइंड द कर्व चल रहा था। हमारे वाले सेंट्रल बैंक ने तो बहुत वैसे भी कमेंडेबल काम किया है। सो आई थिंक दे आर स्टिल विदिन द कर्व बट अगर अब यहाँ पे पीछे रह गए, तो मैं फिर हम्म। कहूँगा कि दे आर आल्सो बिहाइंड द कर्व। जी, भैया देखो, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। जी, अगर रेट बढ़ा देंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ग्रोथ को लेकर के, है ना। इन्फ्लेशन कंट्रोल करके चक्कर में ग्रोथ सेक्रीफाइस हो जाएगी।
और दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि यूएस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ऐसा लगता नहीं बिल्कुल कि इस जून वाले 17-18 की पॉलिसी में नहीं बढ़ाएंगे। केविन वॉर्श के सामने भी चुनौती है, लेकिन ट्रंप का दबाव भी होगा। लेकिन ट्रंप पब्लिकली कह रहे हैं मैं मना नहीं कर रहा हूं, जो मर्जी सो करो, लेकिन जून में नहीं बढ़ेगा। अब आरबीआई का ट्रिक क्वेश्चन ये है कि 5 को इनकी मीटिंग है। अब आप आरबीआई को प्रिएम्प्ट करो, फेड को, कि फेड क्या करेगा पता ही नहीं आपको, क्योंकि तो 15 दिन बाद करेगा। तो आरबीआई के सामने एक जेन्युइन डिलेमा है, ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। और मैं बार बार अपने शो में कहता हूँ कि इस समय देश में सबसे ज्यादा कोई चिंतित व्यक्ति है तो आरबीआई गवर्नर साहब है। मोदी सर भी उतने चिंतित नहीं होंगे जितने गवर्नर साहब है, क्योंकि उनको डिसीजन लेना है 5 तारीख को। आइदर साइड का डिसीजन गलत या सही हो सकता है। तो उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा इस समय खड़ी हुई है कि रुपया, करेंसी और कैसे संभाली जाए। तो खैर ये हम लोगों की डिस्कशन तमाम चीजों को हुई। ये आप डिस्क्लेमर फटाफट देख लीजिए, रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप जो भी फैसले लें इस शो को देखने के बाद, वो उस पर आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। हम लोग ना तो बाई कह रहे हैं, ना सेल कह रहे हैं, ना ही कोई हम इसमें अपनी राय दे रहे हैं। तो ये हो गया आज के शो समाप्ति। सरवन जी एक क्विक कमेंट फनी सा बताइए, पिक्चर कौन सी देख रहे हैं, तो फिर हम लोग शो खत्म करें। सर देखिए, देखते हैं क्या कर पाएंगे, बट थॉट ये है कि इस वीकेंड लोग माने नहीं माने बहुत काम है। मतलब इस बार क्या वीकली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी बहुत सारा बैकएंड का डेटा का काम अभी बाकी है और वीकेंड थोड़ा लेजी जाता है। सुबह उठते हैं, फिर पहले तो हम लोग गपशप करते हैं ये वाली, उसके बाद फिर अभी लगेंगे काम पे। तो देखते हैं पेंडिंग वर्क कैसे खत्म होता है, उस हिसाब से वीकेंड को देखेंगे। बट बहुत क्रूशल, लोग बोलेंगे कि सर आप रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, है ही क्रूशल, तो क्या करूं। मई का महीना भी एकदम क्रूशल लग रहा है। जैसे मैंने बोला 3-4 हफ्ता रुपये के लिए क्रूशल है, बाजार के लिए भी ये सारे लेवल्स क्रूशल है। तो आपका ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि समझ लें कि भाई हाँ, कि क्या है। तो वो समझने के लिए जब तक आप 100-200 चार्ट वीकेंड में 1 कप कॉफी लेके, 2 कप कॉफी लेके बैठेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ होती नहीं है। तो वो मेहनत हम करते हैं और वो वीकेंड में ही हो पाती है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो आप कर नहीं पाएँगे, मार्केट चालू है। तो ये वीकेंड मेरे लिए आई थिंक कॉन्शियसली लुकिंग एट दीज़ सेटअप्स, और रुपये का वीकली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट लगा है मुझे। वो मैं इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये वाला पैटर्न 1-2 हफ्ते में फोर्टिफाई हो गया ना, तो फिर मैं थोड़ा हाई कन्विक्शन से बोल पाऊँगा कि इस लेग में 100 पार नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो ये वीकेंड तो लगता है काम में जाएगा, बट लेट्स होप कल कुछ प्लान बनाएँगे। जी। ओके, 4 हफ्ते का टाइम है, देखते हैं रुपया क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट वीक अगेन चूंकि बड़ा एक्सपायरी है और हम लोग क्लोजर टू आरबीआई पॉलिसी वगैरह पहुंचने लगेंगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी और सरकार की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। तो क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, गर्मी से बचने के लिए पानी पीते रहिए और लोगों को पिलाते रहिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे और देखते हैं मार्केट की क्या तस्वीर है।